नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार कल थम जाएगा। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी। केंद्र ने कहा, अगले 5 वर्ष में प्लास्टिक उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। और भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मोहाली में जारी। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी इस मुद्दे पर बैठक की थी। श्री मोदी यूक्रेन संकट पर लगातार उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नेताओं ने आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी एजेंडा की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़पोरिज़िया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। यह संयंत्र यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यूक्रेन के परमाणु निरीक्षण निदेशालय के हवाले से ज़पोरिज़िया के स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि संचालन कर्मी बिजली इकाइयों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना ने आज तड़के बिजली संयंत्र पर हमला किया, जिस कारण उसके साथ स्थित 5 मंजिला प्रशिक्षण इकाई में आग लग गई। अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोल्म ने बताया कि ज़पोरिज़िया बिजली संयंत्र के रिएक्टरों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है और उन्हें बंद किया जा रहा है। सुश्री ग्रैनहोल्म ने कल यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री से संयंत्र की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा कि इकाई के पास विकिरण के स्तर में बढ़ोतरी की कोई खबर नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव में भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। उनसे मनोबल बनाए रखने और अन्य भारतीयों के साथ उपलब्ध जानकारी साझा करने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों से छोटे छोटे समूहों में संगठित होने तथा समूह के अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन और सुझाव का पालन करने को कहा गया है। विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे अपने पास जरूरी चीजों की छोटी किट तथा एक सफेद झंडा या सफेद कपड़े का टुकड़ा रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे हिलाकर अपने बारे में जानकारी दे सकें। इंडिगो का एक विशेष यात्री विमान आज तड़के बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से 210 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के नजदीक हिंडन हवाई अड्डे पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश लौटे भारतीयों की अगवानी की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत 185 यात्रियों को लेकर विशेष उड़ान आज सुबह रोमानिया से मुंबई पहुंची।
एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से मुंबई आए इन लोगों में अधिकांश विद्यार्थी हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र उर्वरकों, रिफाइनरियों और परिवहन क्षेत्रों से जुड़ा है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एलईडी बल्ब का उत्पादन बढ़ा दिया है। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां पंचायतों में इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट है, 6,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल में बचत हुई है इन नगर पालिकाओं को। श्री मोदी ने कहा कि वेबिनार का उद्देश्य नई बजट योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर कल मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच भाजपा तेज राजनीतिक अभियान में लगी हुई है। इस बार बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। नागा पीपल्स फ्रंट और कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतियोगी राजनीतिक दलों के रूप में देखा जाता है। दूसरे चरण में नागा पीपल्स फ्रंट ने पहाड़ी जिलों में 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने दूसरे चरण में वोटरों को लुभाने के लिए खास कोशिश की है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 7वें चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक वाराणसी और उससे जुड़े अन्य जिलों में प्रचार पर जोर दे रहे हैं। इन स्थानों पर 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होगा। चुनाव प्रचार के ताजा परिदृश्य की जानकारी लेने के लिए चलते हैं वाराणसी अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास।
सुशील, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का कल अंतिम दिन है। जाहिर है ऐसे में सभी दल जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। आप हमें बताइए कि वाराणसी में क्या स्थिति है। देखिए कनकलता, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां प्रमुखता से चुनाव लड़ रही हैं, उनके सभी बड़े दिग्गज नेता आज वाराणसी शहर में हैं, जहां 7वें चरण में मतदान होना है। हालांकि 7वें चरण में और भी जिले हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त वाराणसी पर हैं, जहां अब से बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनका रोड शो शुरू होगा और अलग अलग इलाकों से होता हुआ वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री के अलावा उसी के थोड़ी देर बाद यानी रात 8 बजे के आसपास अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनका रोड शो शुरू होगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों सुबह ही पहुंच गए हैं बनारस। उसके बाद दोपहर में पिंडरा इलाके में अजय राय के पक्ष में उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रैली कर रहे हैं। जी सुशील, रैलियों और घर घर जाकर प्रचार करने के जो पारंपरिक तरीके हैं, उसके अलावा और कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए? देखिए कनक, पारंपरिक माध्यमों से तो चुनाव प्रचार हो रहा है, रोड शो हो रहा है, लोगों से मिल करके डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, लेकिन डिजिटल मोड पर भी, जिसे कहें कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी एक अलग लड़ाई है, एक अलग राजनीतिक संग्राम चल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने डिजिटल जो विंग है वो पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं और यह आखिरी दौर है। बड़ा ही दिलचस्प हो गया है चुनाव आखिरी चरण का। जी कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। असम में माजुली सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव 7 मार्च को ही होगा। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार कल थम जाएगा। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी। केंद्र ने कहा, अगले 5 वर्ष में प्लास्टिक उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मोहाली में जारी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती को देखते हुए संचालन से जुड़ी जरूरतों के अनुसार उन्हें आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नवीनतम आईटी समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्ष में प्लास्टिक कारोबार को 10 लाख करोड़ रुपए का उद्योग बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में प्लास्टिक के पुनर्उपयोग और कचरा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि ये केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की मदद से ही संभव है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आजादी का सफर श्रृंखला की 200वीं कड़ी में आज हम स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महाराजा हीरा सिंह के पुत्र रिपुदमन सिंह को 1906 से 1908 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एर्डली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इंडियन डेली हेराल्ड जैसे कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों को वित्तीय मदद दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब में अकाली आंदोलन के दौरान रिपुदमन सिंह ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। हाथ जोड़ पर नामे नालू लख वार लख वीर करे देश आजादी खातर जिन्ना हसास लखा। रिपुदमन सिंह को नाभा के शासन से खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें देहरादून भेज दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल ने उनकी बहाली का मुद्दा उठाया और 1923 से 1925 के दौरान एक लंबा आंदोलन जैतो मोर्चा चलाया। रिपुदमन सिंह ने देहरादून से सरकार की आलोचना करना जारी रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। उन्नीस 1925 में गुरुद्वारा कानून लागू होने और अकाली आंदोलन को वापस लेने के बाद 1928 में रिपुदमन सिंह को औपचारिक रूप से अपदस्थ कर दिया गया और एक राजनीतिक कैदी के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में कोडाई कनाल भेज दिया गया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी रिहाई के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। रिपुदमन सिंह कोडाई कनाल में बिल्कुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बुलुसु सांबा मूर्ति को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1886 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने कोंडा वेंकटपाया पंतुलु के एक भाषण से प्रेरित होकर कानून का पेशा छोड़ दिया और 1920 में असहयोग आंदोलन थे और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया।
1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की आयोजन समिति के सदस्य बने। वे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले नेताओं में शामिल थे। अप्रैल 1930 में उन्होंने काकीनाडा के पास चोलांगी में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 1937 के मद्रास विधानसभा चुनाव में खड़े हुए और मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1937 से 1942 तक वे इस पद पर रहे और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। आंध्रोदयम से भी जुड़े थे। जब पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में आंध्र प्रांत के गठन के मुद्दे पर मद्रास में आमरण अनशन करने का फैसला किया तो सांबा मूर्ति ने इसके लिए उन्हें अपना निवास दे दिया। हम इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। हम इंडियन नेशनल आर्मी INA के सदस्य दीप सिंह को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे दीप सिंह एक सिपाही के रूप में स्वेच्छा से INA में शामिल हुए और 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवाएं दी। 4 मार्च 1944 को बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र तेजी से 100% पहली डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 24,84,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.64% है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। श्री तोमर ने आज ओडिशा में एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए सभी प्रयास कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बिहार के भागलपुर में हुए विस्फोट में हुए नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्थानीय प्रशासन घायलों और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भागलपुर जिले में हुए विस्फोट की घटना पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस घटना में जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को। देश में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का भी आजकल जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका अपना जीवन भी किसी क्रांति गाथा से कम नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। साहित्य में भी उनका व्यक्तित्व कुछ कम क्रांतिकारी नहीं रहा। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की कुल संख्या 63 है। 1954 में मेला आंचल उपन्यास प्रकाशित होने के बाद उन्हें अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली
उतनी ही प्रसिद्धि उनको उनकी कहानियों से भी मिली। उनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी, इसलिए इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाने लगा। उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम। इस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। जीवन भर दूसरों की पीड़ा को शब्दों में पिरोने वाला संवेदनशील साहित्यकार 11 अप्रैल 1977 को स्वयं गहरी नींद में सो गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा रचना संसार जिसके हर शब्द से मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध आती है। सजन रे झूठ मत बोलो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश के सामने गरीबी, निरक्षरता, भेदभाव की चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने का अब समय आ गया है। श्री नायडू ने आज गोवा के राजभवन में नवनिर्मित दरबार हॉल का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस सदस्य और पूर्व सभाध्यक्ष रघुबीर कादियान को सदन से निष्कासित कर दिया गया और बजट सत्र की शेष बैठकों में भाग लेने से रोक दिया गया। कांग्रेस विधायक द्वारा हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ गैर कानूनी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022 की प्रति फाड़ने और सदन में अनुचित व्यवहार के कारण उन्हें सदन से निलंबित करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 58 ओवर में 4 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मयंक अग्रवाल 33 रन और कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का ये पहला मैच है। विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। भारत ने घरेलू श्रृंखला में श्रीलंका के साथ 20 मैच खेले हैं, जिसमें भारत को 11 मैचों में जीत हासिल हुई और 9 मैच ड्रॉ रहे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है। आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 256 रन ही बना सकी। विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में तापमान 11 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने और शाम को या रात को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार कल थम जाएगा। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी। केंद्र ने कहा, अगले 5 वर्ष में प्लास्टिक उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए अंतरित किए और भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मोहाली में जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।